एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ा था और उसके श्वसन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पौधा में श्वसन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने जंतु में श्वसन किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में एग्जाम में 5 नंबर वाले में पूछा जाता है। आइए श्वसन तंत्र क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। आइए श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं श्वसन मार्ग के बारे में कि श्वसन मार्ग क्या होता है, यानी रेस्पिरेटरी पाथ क्या होता है। श्वसन मार्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पाथ। तो जिस मार्ग से, जिस रास्ता से हवा जो है शरीर के अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्वसन मार्ग। तो हवा जो है कौन कौन से मार्ग से, कौन कौन से रास्ता से जो है शरीर के अंदर जाता है। तो पहले जाता है नासा छिद्र में, जो 2 छेदा पाया जाता है उसको बोलते हैं नासा छिद्र। फिर इसके बाद है नासा कपाट, फिर इसके बाद क्या है? फेरिंग्स, इसके बाद क्या है? लैरिंग्स, इसके बाद क्या है? श्वास नली, इसके बाद है ब्रोंकाई। तब इसके बाद हवा कहाँ पे जाता है? ब्रोंकस में। कहाँ पे जाता है? ब्रोंकस में। इसके बाद कहाँ पे जाता है? एल्वोली में जाता है। इसके बाद लास्ट में जाता है कोशिका में। आइए एक बार और जानते हैं। सबसे पहले हवा कहाँ पे जाता है? नासा छिद्र में। इसके बाद नासा कपाट, नासा कपाट यहाँ गड्ढा की तरह जो दिखाई देता है उसको नासा कपाट बोलते हैं। इसके बाद जाता है फेरिंग्स में। कहाँ पे जाता है? फेरिंग्स में। इसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स कहाँ पे पाया जाता है? तो लैरिंग्स पाया जाता है गला में। इसके बाद जाता है ट्रैकिया में, यानी श्वास नली में। फिर इसके बाद कहाँ पे जाता है? इसके बाद जाता है ब्रोंकाई में। इसके बाद ब्रोंकस में। इसके बाद फिर कहाँ पे जाता है? एल्वोली में जाता है। फिर इसके बाद कहाँ पे जाता है? इसके बाद कोशिका में जाता है। आइए इसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हवा जो है कहाँ पे जाता है? नासा छिद्र में जाता है। नासा छिद्र किसको बोलते हैं? 2 जो छेदा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। बाल का काम क्या है? तो बाल का काम है धूल कण को क्या करना? रोकना। जितना भी धूल कण है, गंदगी है, सबको रोकने का काम कौन करता है? बाल करता है। इसके बाद हवा जो है नासा कपाट में जाता है। नासा कपाट कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे होता है जो गड्ढा टाइप को जो दिखाई दे रहा है नाक के ऊपर, उसको बोलते हैं नासा कपाट। उसमें चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं म्यूकस। मान लीजिए अगर कोई भी जो है नासा छिद्र से बच गया, बाल को क्रॉस करके कोई गंदगी जो है चला गया, तो वहाँ पे क्या, कहाँ पे जाकर चिपक जाएगा? तो जाकर नासा कपाट में जाकर चिपक जाता है म्यूकस से। म्यूकस जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। इसके बाद आदमी जो है 5-6 दिन के बाद गंदगी के रूप में उसको बाहर कर देता है। फिर हवा कहाँ पे जाता है? फिर हवा जाता है फेरिंग्स में। कहाँ पे आता है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स जो है वह स्थान है जहाँ पे नासा गुहा और मुख गुहा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फिर हवा कहाँ पे जाता है? फिर हवा जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इसलिए बुलाता है कि आवाज़ जो है उत्पन्न किससे होता है? तो लैरिंग्स से ही आवाज़ उत्पन्न होता है। यदि किसी भी आदमी के लैरिंग्स को दबा दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। और कोई बता आदमी है तो उसका क्या खराब हो जाता है? तो उसका लैरिंग्स जो होता है क्या होता है? खराब होता है। तो उसके लैरिंग्स को बदल दिया जाता है तो बता आदमी जो होता है ठीक हो जाता है। इसके बाद हवा जो है ये वाला ट्रैकिया में आता है। ये जो पाइप की तरह संरचना दिखाई दे रहा है नली की तरह, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, श्वास नली। ये क्या है? श्वास नली है, ट्रैकिया है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया, हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। ये कै सेंटीमीटर का होता है? तो ये होता है 11 सेंटीमीटर का। कै सेंटीमीटर का होता है? 11 सेंटीमीटर का होता है। इसमें सी आकार का जो आकृति दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये जो होता है मुलायम हड्डी से बना होता है। ये जो होता है इसको चिपकने नहीं देता है। यदि जैसे हम लोग सांस ऊपर टान रहे हैं ऐसे, अगर कार्टिलेज नहीं रहता तो क्या होता? तो आदमी जो होता है इसी में इसका जो है ट्रैकिया जो है आपस में चिपक जाता, श्वास नली जो है आपस में चिपक जाता और आदमी का डेथ हो जाता। तो ये जो है सहायता प्रदान करता है और हवा को आने में क्या करता है? मदद करता है। फिर इसके बाद हवा जो होता है ब्रोंकाई में आता है। ब्रोंकाई क्या है? तो ब्रोंकाई जो है अलग अलग फेफड़ा में चला जाता है। ब्रोंकाई का काम क्या है? तो ब्रोंकाई जो है अलग अलग फेफड़ा में चला जाता है, बहुत सारे ब्रोंकस का निर्माण करता है। ये टहनी की तरह जो दिखाई दे रहा है तो ये सब किसका निर्माण करता है? ये सब है ब्रोंकस। क्या है ये सब? ये सब है ब्रोंकस। ब्रोंकस के ऊपर जो गुच्छे के समान जो आकृति दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एल्वोली। अंगूर की तरह जो संरचना दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? एल्वोली बोलते हैं। तो हवा पहले कहाँ पे आया? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, इसके बाद कहाँ पे? फेरिंग्स में, इसके बाद लैरिंग्स में, इसके बाद श्वास नली में, ट्रैकिया में, फिर इसके बाद ब्रोंकाई में। और फिर ये जो है दोनों अलग अलग फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार जो होता है आइसक्रीम की तरह होता है, यानी शंकु के आकार की तरह होता है। गुलाबी रंग का होता है फेफड़ा। फेफड़ा कैसा रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। और फिर इसके बाद इसमें ब्रोंकाई जो है अलग अलग ब्रोंकस का निर्माण करता है, बहुत सारे ब्रोंकस का निर्माण करता है। इस पर गुच्छा, ब्रोंकस पर जो गुच्छा के समान आकृति है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्वोली। तो हवा जो है क्या करता है? इससे जो है एल्वोली जो है, एल्वोली का काम क्या है? तो एल्वोली जो है हवा से जितना हवा आया यहाँ पे, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा? बाहर कर। जैसे हम लोग ऊपर सांस ले रहे हैं
तो सांस लिए तो जैसे ही अंदर गया तो अल्बोली जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसमें से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। और ये अल्बोली जो है ऑक्सीजन किसको दे देता है? अल्बोली जो है ऑक्सीजन जो है कोशिका को दे देता है। किसको दे देता है? कोशिका को। और कोशिका किसको दे देता है? तो कोशिका जो है खून को दे देता है। किसको दे देता है? खून को। इस प्रकार यह प्रक्रिया जो होता है पूर्ण होता है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे में है ये डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम जो है किससे बना होता है? तो ये मांस से बना होता है। 70% सांस लेने में और छोड़ने में कौन मदद करता है? यही डायफ्राम जो है फैलकर और सिकुड़ कर क्या करता है? मदद करता है। किससे बना होता है? मांस का बना होता है। यदि किसी भी आदमी का डायफ्राम यदि टूट जाए एक्सीडेंट में, चाहे कोई भी चीज़ में, चाहे छत पर से गिर जाए तो डायफ्राम टूट जाए तो उसका क्या हो जाएगा? आदमी का जो होता है तुरंत मृत्यु हो जाता है, तुरंत डेथ हो जाता है। तो डायफ्राम का काम क्या है? तो डायफ्राम का काम है सांस लेने में हेल्प करता है। फैल कर और सिकुड़ कर क्या करता है? सांस लेने में मदद। जैसे हम लोग ऊपर सांस टान रहे हैं ऐसे, तो ये जो है ऊपर फैल जाएगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा? जैसे ही सांस छोड़ रहा है तो सिकुड़ जाता है नीचे। डायफ्राम के किससे बना होता है? मांस का बना होता है। यदि किसी महिला के पेट में बच्चा हो, जो गर्भवती महिला हो यानी प्रेग्नेंट औरत हो, उसके पेट में बच्चा है, तो उस समय ये डायफ्राम जो होता है काम नहीं करता है। उस समय काम कौन करता है? तो उस समय काम करता है पसली। आइए इसको हम लोग इमेज के द्वारा समझते हैं। चलिए आइए इसको इमेज के द्वारा समझते हैं कि यदि किसी भी महिला के पेट में बच्चा हो यानी कोई प्रेग्नेंट महिला हो, तो उस समय जो होता है महिला के डायफ्राम जो होता है काम करना बंद कर देता है। तो काम करना बंद कर देता है, तो उस समय इसका काम कौन करता है? सांस लेने में कौन हेल्प करता है? तो सांस लेने में जो है ये पसली जो है हेल्प करता है, रिब्स जो है हेल्प करता है। उस समय क्या हो जाता है? क्योंकि पेट में तो बच्चा आ जाएगा, तो उस समय उसको फैलने और सिकुड़ने में नहीं बनेगा, तो उस समय काम कौन करता है? ये पसली के द्वारा महिला जो होता है महिला को हेल्प करता है सांस लेने में। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि खाना खाते समय हम लोग को हिचकी क्यों आता है। तो खाना खाते समय हिचकी इसलिए आता है कि भोजन और हवा दोनों का रास्ता क्या होता है? जाने का रास्ता जो होता है एक ही होता है। और ये कहाँ पे जाता है? तो फेरिंग्स में जाता है, या फेरिंग्स में एक ही रास्ता होता है। इसमें क्या लगा हुआ रहता है? तो इसमें इपीग्लोटिस लगा हुआ रहता है। इपीग्लोटिस जो है किसका काम करता है? ईपी है, इपीग्लोटिस। क्या है ये? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस इसका काम क्या है? तो ये जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। इस फाटक लगा हुआ आता है, जिसमें फाटक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिस। ये जो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। और फिर इसके बाद यदि खाना खाते हैं सांस भी ले रहे हैं तो क्या आता है? हिचकी आता है। चाहे किसी से बात कर रहे हैं, चाहे कोई चीज़ अदर चीज़ कोई दूसरा चीज़ सोच रहे हैं, तो उस समय भी क्या आता है? हम लोगों को हिचकी जाता है। तो खाना और हवा दोनों एक ही रास्ता से जाता है। किसका काम करता है? ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। जैसे ही खाना आ रहा है तो इस सराग देवन क्या होगा? इस साइड चल जाएगा और खाना चला जाएगा फूड पाइप में, भोजन के नली में चला जाता है। मान लीजिए हवा, जैसे हम लोग ऊपर सांस ले रहे हैं तो इधर ये क्या होगा? इस साइड हो, इपीग्लोटिस जो होता है इस साइड हो जाता है, और हवा जो है विंड पाइप में चला जाता है, जो हवा वाला पाइप है उसमें चला जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग को हिचकी जाता है। हमारा दिमाग जो होता है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हम लोग खा भी रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, चाहे किसी के बारे में सोच भी रहे हैं, तो उस समय क्या होता है? हमारा जो इपीग्लोटिस जो होता है, दिमाग इपीग्लोटिस जो होता है क्या होता है? कन्फ्यूजन में आता है कि हमें खाना को भेजना है कि हवा को भेजना है। तो इसीलिए क्या आने लगता है? आदमी को हिचकी आने लगता है, और सारा उसको खाना जो जितना है सारा नाक के अंदर घुस जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, हवा वाला पाइप में चला जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में हम लोग जितना सांस ले सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में हम लोग कितना सांस ले सकते हैं? तो एक बार में हम लोग 500 ml सांस लेते हैं। सोया हुआ व्यक्ति जो है एक मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो सोया हुआ व्यक्ति जो है 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। और जगा हुआ व्यक्ति जो है 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो जगा हुआ व्यक्ति जो है 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। ऐसा कम क्योंकि जगा हुआ व्यक्ति जो है ज़्यादा लेता है और सोया हुआ व्यक्ति जो है कम लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो सोया हुआ व्यक्ति जो होता है सोते वक्त लंबा लंबा खर्राटा लेता है, इसी कारण से क्या होता है? सांस जो होता है कम लेता है। और जगा हुआ व्यक्ति जो है तो क्या लेता है? जल्दी जल्दी सांस ले लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टोटल लंग कैपेसिटी। तो अधिकतम सांस लेने की मात्रा को ही क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। हम लोग 1 मिनट में अधिकतम कितना सांस ले सकते हैं? तो 1 मिनट में लगभग अधिकतम हम लोग 600 ml सांस ले सकते हैं। एक बार में कितना सांस ले सकते हैं? तो 600 ml हम लोग सांस ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर किसको बोलेंगे? तो हम लोग जो है शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्या ही है? ऑक्सीजन सिलेंडर।
क्या है ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो हम लोग जो है शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले। शुद्ध ऑक्सीजन इसलिए नहीं ले सकते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट क्या करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को इफेक्ट करता है। जैसे हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो फेफड़ा पे क्या लगेगा, अंदर में चोट लगेगा, उससे हमारा फेफड़ा जो होगा क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं लेना चाहिए। तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग दूसरे गैस को मिलाकर लेते हैं। जैसे में मान लीजिए हम लोग पर्वत पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? पर्वत पे जा रहे हैं। जैसे में हम लोग पर्वत पे जा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पर्वत है, पर्वत पे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग नाइट्रोजन गैस मिलाकर लेते हैं। उस समय कौन सा गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस मिलाकर लेते हैं। फिर इसके बाद यदि हम लोग समुद्र में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? समुद्र में पर जाते हैं, तो समुद्र में जाते हैं तो उसमें भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिला के ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस मिला के ले जाते हैं। यदि हम लोग गहरा समुद्र में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? गहरा समुद्र में, यानी 300 फीट अंदर में। जैसे मैं इमेज में देखिए क्या है, 300 फीट अंदर में है, गहरा समुद्र में जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीलियम गैस मिलाकर ले जाते हैं। कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाकर ले जाते हैं सांस लेने के लिए। हीलियम गैस क्यों ले जाते हैं? तो हीलियम गैस जो होता है नाइट्रोजन गैस के तुलना में क्या होता है, हल्का होता है, और हीलियम गैस जो है हमें सांस लेने में आसानी से मदद करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में डॉक्टर और नर्स जो होता है 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। इसमें मरीज को जो होता है वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इसमें ज़्यादा सीरियस मरीज होता है जिसका अंतिम समय हो, ऐसा मरीज को भर्ती किया जाता है जिसका लास्टिंग पोजीशन हो, वैसे मरीज को कहाँ पे भर्ती किया जाता है? आईसीयू में भर्ती किया जाता है। आईसीयू में क्या होता है? तो आईसीयू में इसमें दो प्रकार के मरीज होगा। एगो होगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज है जो अपने से सांस भी नहीं ले सकता है। एक मरीज होगा कि अपने से सांस ले लेता है, तो सांस ले लेता है तो उस मरीज को क्या किया जाता है? उसके ऊपर से मास्क लगा दिया जाता है ऑक्सीजन के, उसके नाक पर ऑक्सीजन के मास्क लगा दिया जाता है, जिससे वो मरीज जो है क्या कर लेता है? सांस को टान लेता है। उस प्रकार इसमें ऑक्सीजन दिया जाता है। और कौन सा गैस मिलाकर दिया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाकर दिया जाता है। यदि मान लीजिए कोई मरीज है, यदि कोई ऐसा मरीज है जो सांस भी नहीं टान पा रहा हो, एकदम बहुत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, जो सांस भी नहीं टान रहा हो, तो उसको क्या किया जाता है? उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाकर उसको पंप मशीन से, कौन सा मशीन से? पंप मशीन से उसके अंदर में हवा डाला जाता है। इस प्रकार आईसीयू में इसका इलाज किया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिवहन के बारे में। धन्यवाद।